नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, लोकसभा चुनाव की चौखट पर खड़ा है देश और लोकसभा चुनाव से पहले इस देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक गठबंधन निकलकर सामने आया। नाम रखा गया इंडिया ब्लॉक गठबंधन। इंडिया ब्लॉक गठबंधन में शुरुआत में 28 दल थे जो अब बच गए हैं 26 के आसपास। भले ही ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, लेकिन उनके तेवर और उनके बयान आपस में मैच नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कथाकथित रूप से कह रहे हैं कि अब बच गए हैं सिर्फ 26 दल। नीतीश कुमार पहले ही चकमा दे के भाजपा के साथ शामिल हो गए हैं। अब बची ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी भी अपनी यात्राओं के दौरान कह रही हैं कि हम बंगाल में भाजपा को भी हराएंगे, सीपीआईएम को भी हराएंगे और कांग्रेस को भी हराएंगे। तो प्रश्न अब यही बनने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखरने लगा है? क्या इंडिया गठबंधन में अब एकरूपता नहीं रही है? क्या इंडिया गठबंधन अब पीएम मोदी को टक्कर देने के काबिल नहीं बचा है? तमाम प्रश्न राजनीतिक वायुमंडल में तैर रहे हैं, लेकिन सवाल के जवाब किसी के पास अभी दिख नहीं रहे। इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। लेकिन हो क्या रहा है? जो कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि हम इस गठबंधन में जमींदारी कर लेंगे, तो वहीं क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी इसी शर्त पर आगे बढ़ाना चाह रही थी कि क्षेत्रीय दलों को इस गठबंधन में तवज्जो मिले। तमाम तरह के वार पलटवार हो रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। भाजपा अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत कर रही है। भाजपा अपने आप को संगठन के स्तर पर मजबूत कर रही है। भाजपा अपने आप को संसाधनों के स्तर पर मजबूत कर रही है। तो इन सब के बीच भाजपा मजबूत हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन का हाल अब बेहाल है। इंडिया गठबंधन अब पीएम मोदी को कितनी बार चुनौती और कैसे चुनौती दे पाएगा, ये यक्ष प्रश्न खुद इंडिया गठबंधन के सामने जस का तस बना हुआ है। आखिर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दर्शकों, बिहार से लगभग 40 लोकसभा सीट आती है, तो वहीं बंगाल से 42, यानी राजनीतिक हैसियत देखे तो बंगाल देश का तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, तो बिहार चौथा। और इन दोनों में ही जो मजबूत कड़ियां थी वो इंडिया गठबंधन से बागी हो चुकी है, लगभग ममता बनर्जी भी। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बंगाल में, वो लगातार ममता पर हमलावर थे। लगातार ममता बनर्जी से तकरार पाले हुए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ममता बनर्जी अब अलग हो चुकी है। तो वही नीतीश कुमार ने भी ये आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक से अपना पल्ला झाड़ लिया कि इंडिया ब्लॉक में किसी भी तरह का काम हो नहीं रहा था, सिर्फ टाइम पास चल रहा था, बैठकें चल रही थी, सीट शेयरिंग पर मुद्दा नहीं बन पा रहा था। नीतीश कुमार को उम्मीद भी थी कि इंडिया ब्लॉक में वो पीएम के उम्मीदवार होंगे, पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे, संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। तो तमाम गुटबाजियों के बीच इंडिया ब्लॉक अब ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा है। वह ताश के पत्तों के महल की तरह टिक नहीं पा रहा, तो पीएम मोदी को किस रूप में चुनौती देगा? पीएम मोदी के पास राष्ट्रवाद है, उनके एक कह लीजिए कि कमान रखने की जगह पर। पीएम मोदी के पास लोकतंत्र को गुलामी की सोच से मुक्त कराने का एक तीर है। पीएम मोदी के पास विकास एक एजेंडा है। विपक्ष के पास भी तमाम एजेंडे हैं, लेकिन पीएम मोदी या बीजेपी ने जिस तरीके से मीडिया का मोबिलाइजेशन किया है, संसाधन मजबूत उनके पास है, पैसों की कमी नहीं है जैसा ईडीआर की रिपोर्ट बताती है, तो कैसे लड़ पाएगा? और विपक्ष के साथ समस्या ये है कि वह एक रूपता नहीं दिखा पा रहे हैं मुद्दों के साथ। अगर मुद्दों में विपक्ष के पास एक रूपता रहे तो वो कुछ हद तक पीएम को और भाजपा को टक्कर भी दे सकते हैं, लेकिन एक रूपता ना होने की वजह से वह टक्कर भी देने की स्थिति में नहीं है।
तो ये तमाम तरह के जो उठा पटक है या तमाम तरह की बातें हैं, वो इस बात को इशारा करने के लिए, इस बात की तरफ इशारा करने के लिए काफ़ी है कि अब इंडिया ब्लॉक में कुछ रहा नहीं है, गठबंधन टूट की कगार पर है। आप नेताओं के बयान सुनिए और आप फिर खुद अंदाजा लगाइए। इसके खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की। बहुत सारे लोग आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से, बंगाल से, और उन्होंने हमें कहा देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा तो करी कन्याकुमारी से कश्मीर, मगर बंगाल में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा। आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए, दूसरी भारत जोड़ो यात्रा। और हमने ये बात मान ली और इसलिए मैं आपके सामने आज यहां खड़ा हुआ हूं। और इस यात्रा का भी लक्ष्य नफरत भरी जो विचारधारा है उसके खिलाफ खड़ा होना है, लोगों को जोड़ना है। और जैसे उसमें हमने मोहब्बत की दुकान खोली, इसमें भी हम मोहब्बत की दुकानें खोलना चाहते हैं। इसमें हमने एक शब्द और जोड़ दिया, आपने देखा होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैलता जा रहा है। आप देखिए, रोजगार, देश के युवा सिर्फ रोजगार चाहते हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। किसी भी प्रदेश में जाओ और पूछो भाई यहां पे बेरोजगारी की बीमारी है, ये देखो, जहां भी हम जाते हैं एक नई बीमारी चली है, बेरोजगारी की बीमारी। वो हिंदुस्तान के युवाओं को लगती है और उनके भविष्य को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बीमारी कैसे आई मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटे कार्यक्रम, अग्निवीर, देखो ये बोला बिल्कुल सही। तो जो युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था उसको भी अग्निवीर ने खत्म कर दिया। और भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपने अग्निवीर की बात छेड़ी, मेरे पास 100-200 युवा आए, कुछ महीने पहले की बात है। दिल्ली आए, मेरे साथ बैठे और रोने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। 20-25 युवाओं के आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मुझे कहते राहुल जी, हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारा जो सपना पूरा था, हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया। और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं, टाल टाल कर कहते हैं तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है। ना तुम इधर के ना तुम उधर के। 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया और उनको कहा कि तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा और तुम्हें अग्निवीर में भी नहीं लिया जाएगा। और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी। भाइयों और बहनों, आर्थिक
आर्थिक अन्याय की मैंने बात की, मैं सामाजिक अन्याय की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, दलित हैंगे, आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, जनरल कास्ट के हैं, माइनॉरिटी हैं, सारे लोग हैं। मगर आज तक किसी को यह नहीं मालूम इस देश। सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।